जय हिंद दोस्तों। मैं हूं विजय वेदांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज का ये एनालिटिकल कार्यक्रम में। आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के तो बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब के परिणामों की जो एनालिसिस है इस पर अपने आप को कंसंट्रेट करना होगा, ताकि हम समझ सकें कि इस दौरान हमने क्या खोया, क्या पाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इस तरह के जो परिणाम हैं सिर्फ कुछ समय के लिए हैं या ये दूरगामी परिणाम इससे नहीं। हम लोग इसके परिणाम के बाद को लेकर के चर्चा करें इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर की जो मेरे हिसाब से बहुत कह सकते हैं कि मुख्य बातें रही हैं, विशेषताएं रही हैं, पहले मैं उनकी चर्चा करना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर के जो भी तरह तरह से लोगों ने अपने अपने तकनीकी या सैनिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग अलग विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं इसमें दो बहुत खास बातें थी जो हर एक आम आदमी समझ सकता है। पहली बात तो ये कि ये ऑपरेशन बहुत ही संक्षिप्त, सटीक और अचूक रहा। तो इसमें रक्षात्मकता और आक्रामकता का बहुत ही सुंदर तालमेल किया गया है। जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे, एक तरफ अगर SS-400 है, यानी हमारे पास रक्षात्मक उपकरण है, तो वहीं दूसरी ओर देखें अगर तो राफेल है जो आक्रामकता का प्रतीक है, और उसी के साथ आप ब्रह्मोस मिसाइल भी देख रहे होंगे। तो इसका तो वो कि इसमें आक्रामकता और रक्षात्मकता, इन दोनों का जो एक मणिकांचन योग दिखता है, ये एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। और यही कारण है कि ये इतना संक्षिप्त, सटीक और अचूक निशाने पर लगा। दूसरी खास बात जो मुझे समझ में आती है कि इस ऑपरेशन से दुनिया भर में जो मेक इन इंडिया है इसकी धाक कायम हुई। खासतौर से जो हमारे डिफेंस आर्सेनल्स हैं, जो हमारे रक्षा उपकरण हैं, इनको लेकर के, चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे SS-400 हो, इन सब की टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से भारत ने अपने हिसाब से यहां पर आयात करने के बाद उसको विकसित किया है, वो निश्चित रूप से एक नजीर पेश कर रही है, एक दृष्टांत पेश कर रही है दुनिया के सामने। इसी से जुड़ी हुई ये भी विशेषता है कि हमने जो रक्षा उपकरण बनाए इन पिछले 8-10 वर्षों में, इसकी खास बात ये रही कि ये एक प्रकार से जमीन पर टेस्ट किए जा चुके हैं ना। ये और देशों की तरह ऐसा नहीं है कि हमने ये इन्वेंशन किया या ये इनोवेशन किया, इस प्रकार से हमने नवाचार किया है अपने शस्त्रों में और ये अब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये इस प्रकार की मारक क्षमता रखते हैं, इस तरह की कोई बात इसमें नहीं होगी। यहां पर देखा जाए तो ये सब कुछ हमारे इसी ऑपरेशन में सभी चीजें, उनका उनका एक प्रकार से ये परीक्षित शस्त्रास्त्र प्रणाली है। यही कारण है कि 23 मिनट में, जी हाँ आपने सही सुना, केवल 23 मिनट में, 23 मिनट में हमने पाकिस्तान के जो 11 एयरबेस हैं इनको ध्वस्त करने में कामयाबी पाई। आप जानते हैं दोस्तों कि 23 मिनट में शतरंज की बाजी नहीं हो पाती है। खैर, तो अब हम बात आते हैं इस बात पर कि इन जो विशेषताओं के मद्देनजर अगर हम ऑपरेशन सिंदूर के परिणामों पर बात करें, तो इनके परिणामों को भी हम कई खंडों में देख सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको जैसा भी हमने बताया कि उसके एयर बेसिस को जिस प्रकार से ध्वस्त किया गया है इस ऑपरेशन के माध्यम से, उसका परिणाम यह हुआ है कि उनका लगभग 20% से ज्यादा जो एयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयर फोर्स का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है, जिसको ठीक करने के लिए कम से कम 6 महीने का टाइम और एक बड़ी धनराशि चाहिए। जबकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालत है वो तो सभी लोग जानते हैं। दूसरी बात यह कि निश्चित रूप से आतंकवादियों के ऊपर एक प्रकार से नकेल कसी गई है, और कम से कम वो कुछ समय के लिए, अभी आप पाकिस्तान पर या उनके आतंकवादियों पर इस प्रकार से भरोसा नहीं कर सकते कि वो हमला करना बिल्कुल बंद कर देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, तो उसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि
कि उन्होंने एक प्रकार से पाकिस्तान और उससे जुड़ी हुई जो आतंकी संगठन हैं उनके ऊपर एक समझ लीजिए कि पत्थर से बंधी हुई एक रस्सी बांध दिया है। जब कभी भी वो किसी प्रकार का भी अगर गड़बड़ करते हैं तो ये ऑपरेशन सिंदूर फिर सक्रिय हो जाएगा, इसका स्थगन फिर खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में दौड़ दौड़ करके इस प्रकार का सो कॉल्ड जो सीज फायर है इसको परमानेंट बनाने की बात कर रहा है, लेकिन भारत इस प्रकार के स्थायी सीज फायर की बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा है। उसने कहा कि ये हमने सिर्फ पॉज किया है ना, कभी भी जो एक्शन का बटन है वो दब सकता है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान क्या करता है। साथ में ही यहां पर एक नई बात प्रधानमंत्री ने अपने एड्रेस में ये भी कही थी कि अब वो आतंकवादियों की सेना और वहां की सरकार इन तीनों के अंतर भेद नहीं करते हैं। इसका मतलब कि इनके तीनों के एक्शन के ऊपर रिएक्शन किया जा सकता है। तो एक बात ये निश्चित है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो काफी कुछ इस वक्त दयनीय हो चुकी है। दूसरी खास बात जो है पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इन्हीं एयर स्ट्राइक्स में जो संदेहास्पद रूप से ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं ना, उनके ऊपर भी संदेह है कि उनमें रिसाव आ गया है। मतलब कहने का ये कि भले ही स्पष्ट रूप से कोई ये नहीं कहता है कि भारत ने आखिर उस प्रकार के न्यूक्लियर आर्सेनल्स के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको लेकर के न केवल पाकिस्तान बल्कि अमेरिका भी परेशान है ना। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की भी खबरें आई हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को सुरक्षित रखने के लिए $100 मिलियन वो हमेशा मुहैया कराता रहा है। ये बुश द सीनियर के जमाने से चल रहा है। तो इतनी बड़ी धनराशि अगर अमेरिका खर्च कर रहा है तो निश्चित रूप से जो पाकिस्तान का परमाणु जखीरा है ना, उस पर कहीं ना कहीं जो स्टेक है वो अमेरिका का भी लगा हुआ है ना? और संदेहास्पद रूप से, क्योंकि कंफर्म तो नहीं कहा गया है, लेकिन संदेहास्पद रूप से वहां पर किसी न किसी प्रकार की कोई जो दुर्घटना है वो हुई है, ऐसा जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका असर भारत के ऊपर क्या आएगा। तो भारत में एक तो कॉन्फिडेंस बहुत आया है, क्योंकि भारत ने मेक इन इंडिया को लेकर के जिस प्रकार की अपनी शस्त्र प्रणाली विकसित की, खासतौर से जैसा कि अब आप हमारे पीछे देखेंगे एक आकाश तीर है ना, ये बहुत ही कह सकते हैं कि प्रभावी एक एयर डिफेंस सिस्टम सिद्ध हुआ है, जो कमांड एंड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, इन सब का एक प्रकार से संयोग करके और वो हमारे डिफेंस ग्रिड को तैयार करने में मदद करता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो देशी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने शस्त्रों के क्षेत्र में लगभग 60 से 70% की जो आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, ये निश्चित रूप से भारत की रक्षा के दृष्टिकोण से और दूरगामी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। इसी के साथ जो कश्मीर की समस्या लगातार बनी रही है और खास तौर से उसमें जो पाकिस्तान के द्वारा हजार घाव दिए जाने का जो उनका नारा रहा है, उस पर वो हतोत्साहित होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब अगर हम तीसरी चीज देखें तो जो पाकिस्तान का पतन अवश्यंभावी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि न केवल अब हमने स्पष्ट कर दिया है अपनी पॉलिसीज में कि हम केवल पीओके पर और आतंकवाद पर बात करेंगे, बल्कि अगर पाकिस्तान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो बलूचिस्तान का इलाका है, जो उसके उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का जो इलाका है ना, उनमें भी एक प्रकार से जो विघटन की प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी, क्योंकि संवेदनशीलता को देखते हुए पाकिस्तान को अपनी सेना का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो भारत के फ्रंट पे लगाना होगा। और इसका फायदा जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले हैं और जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं ना, वो निश्चित रूप से इसका पाकिस्तानी तालिबान जो उसका निश्चित रूप से फायदा उठाएंगे और वो अपने अपने इलाकों को कब्जा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब है कि कल को ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब तक सीमित रह जाए। ठीक है, इस प्रकार अगर ये इलाके विखंडित होते हैं तो जो भारत की प्रतिरक्षा है वो और भी मजबूत हो जाएगी। अब अगर हम बात करें
अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से तो निश्चित रूप से यहां पे आप कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी ना बहुत बड़ा जो बैलेंस ऑफ पावर है उसमें एक विचलन डेवलप होगा आने वाले समय में। क्योंकि ध्यान से अगर देखिए तो जो सॉरी पाकिस्तान की तुलना में अमेरिका का जो झुकाव भारत के प्रति बढ़ा है उसके पीछे कारण उसका चीन के साथ अपने आप को एक प्रकार से कह सकते हैं कि चाइना को संतुलित करने के लिए वो भारत का सहयोग लेना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें चाइना को तो चाइना चाहता है कि भारत इतनी तेजी से आगे ना बढ़े क्योंकि क्षेत्रीय शक्ति के रूप में वो अपने अलावा दक्षिण एशिया में वो किसी और को नहीं देखना चाहता है। तो स्वाभाविक है कि अब पाकिस्तान तो बहुत ही कह सकते हैं कि अप्रासंगिक हो चुका है। अब मामला वो यूएसए, चाइना और भारत जैसे शक्तियों को हो। यहाँ पर एक बात आपको हम ध्यान दिलाएं, जो ब्रिटिश पूर्व प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर साहब, उनका कहना था कि 2050 तक दुनिया में 3 महाशक्तियां होंगी, उनमें अमेरिका, चीन और भारत ये शामिल होंगे। अब इनका सीक्वेंस क्या होगा वो उन्होंने नहीं तय किया, लेकिन उनका कहना है कि ये 3 महाशक्तियां निश्चित रूप से बनेंगी। तो स्वाभाविक है कि इसमें भारत का नाम उन्होंने आज से लगभग 15 साल पहले घोषित किया था। तो वो चीज अब दिखाई पड़ने लगी है। अब नहीं लगता कि ये बहुत दूर की कौड़ी है। ठीक है, क्योंकि निश्चित रूप से अब हमारी इकोनॉमी में एक बड़ा बूस्ट जो आने वाला है वो है रक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि अब ब्रह्मोस की जो सटीकता है, ब्रह्मोस की जो अचूक मारक क्षमता है, इसको देख करके बड़े पैमाने पर भारत को ब्रह्मोस के जो ऑर्डर हैं वो मिलने लगे हैं। लगभग 17 देश इस क्यू में हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो ये मार्केट हम छीनेंगे, ये कह सकते हैं मार्केट में अपनी जगह बनाएंगे, अगर हम पॉजिटिवली कहें तो मार्केट में जो जगह बनाएंगे निश्चित रूप से ये जगह हम किसको रिप्लेस करेंगे, वो होगा चाइना और अमेरिका। ठीक है, चाइना को सबसे बड़ा जो धक्का इस ऑपरेशन में लगा है, जो कि देखने में नहीं समझ में आता है, लेकिन इनडायरेक्टली सबसे बड़ा धक्का भारत पाकिस्तान से भी ज्यादा वो चीन को लगा है। क्योंकि जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था HQ-9, या उसके जो पाकिस्तान और चाइना के सहयोग से जो बनाए हुए उनके फाइटर जेट थे, जो JF-17, इसके अलावा जो अमेरिका से उसको F-16 मिले थे, ये सब के सब धरे रह गए। और जो तुर्की से उसने ड्रोन लिए थे, जिनके ऊपर बड़ा नाज था तुर्की को भी और साथ में पाकिस्तान को भी, उन सबको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने धराशायी किया है। तो निश्चित रूप से जो अमेरिकी और चाइनीज शस्त्रास्त्र प्रणाली है, खासतौर से चाइनीज शस्त्रास्त्र प्रणाली है, जैसा उसके बारे में कहा जाता है कि अगर नहीं चला तो शाम तक और चल गया तो चांद तक, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि चाइनीज जो टेक्नोलॉजी है खासतौर से शस्त्रों के क्षेत्र में, ये टेक्नोलॉजी का जो पर्दाफाश हुआ है, इसका पूरा फायदा भारत को मिलेगा। और निश्चित रूप से ये चाइना के लिए एक बहुत बुरी खबर है। अब जो चाइना में जो कंपनियां काम करती हैं, वो उनके लिए अगला जो डेस्टिनेशन होगा वो भारत हो सकता है। आप जानते हैं कि ये प्रक्रिया पहले से चल रही है और चाइना इसीलिए भारत को अस्थिर रखना चाहता है कि अगर भारत अस्थिर रहेगा, अगर वो पाकिस्तान के माध्यम से कहीं ना कहीं युद्ध में फंसा रहेगा, तो निश्चित रूप से जो कंपनियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझेंगी भारत में, और चाइना छोड़ करके वो भारत नहीं जाएंगी। यही कारण है कि बहुत ही संक्षिप्त समय में हमने इस कार्रवाई को समाप्त करके और स्मार्टली हम युद्ध के लंबे होने के पहले ही बाहर निकल आए। यद्यपि इसके लिए प्रधानमंत्री को, सरकार को बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी जल्दी सीज फायर करने की क्या जरूरत थी। हम पाकिस्तान ले सकते थे, हम लाहौर ले सकते थे, हम रावलपिंडी ले सकते थे, नहीं कुछ तो कम से कम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो ले ही सकते थे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यह युद्ध जितना लंबा खींचता, उतना ही भारत आर्थिक दृष्टिकोण से इसमें पजल होता और वो हमारे लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होता। जबकि आपको मालूम है कि हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत जल्दी वो तीसरी इकोनॉमी बनने का है। तो निश्चित रूप से हमने अपना काम किया और स्मार्टली हम उस ट्रैप से बाहर आ गए, जो ट्रैप चाइना हमारे लिए बिछा रहा था। और इसका पूरा फायदा हमको आगे के समय मिलेगा, क्योंकि हमारी जो ये डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से ग्रो अप करने वाली है।
इसके साथ आपने सुना होगा कि रशिया ने अभी घोषणा की है कि वो अपना जो SS-500 डिफेंस सिस्टम है वो भारत के साथ मिलकर के भारत में ही तैयार करने की घोषणा कर चुका है। तो निश्चित रूप से इससे भी हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो और भी मजबूत होगा, हमारी रक्षात्मक क्षमता बढ़ेगी और हम जिस प्रकार से ये डिफेंसिव ऑफेंस की कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर में किया है, ये आगे के किसी भी समय में हम करने में सक्षम रहेंगे और तब हमारे लिए पाकिस्तान या ये आतंकवादी जो ठिकाने हैं या आतंकवादी जो संगठन हैं, ये बहुत ही अप्रासंगिक और बहुत ही छोटे या बौने साबित होंगे। क्योंकि अब हमारी जो निगाह है वो है एशिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में अपना जो रुतबा है वो हासिल करना है और उसके लिए हमें चाइना की जो चुनौतियां हैं उनको बहुत सीधे तौर पर सामना करने के लिए हमें तैयार रहना है। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग इस प्रकार का ये हमें प्रोत्साहित करिए, इस प्रकार के जो वीडियोस हैं उनको देखिए, लाइक करिए और उनको कमेंट जरूर करिए, क्योंकि जो जो आप कमेंट करेंगे उससे हमको इसको और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। थैंक यू।